आज की हम क्लास शुरू कर रहे हैं। बीए थर्ड ईयर का है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का चैप्टर है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का है। पिछली जो हमने बीए फाइनल की क्लासेस के चैप्टर किए थे उसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के उपागम, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के कर्ता, एक्टर्स पर ध्यान दिया था। और आज मैं एक महत्वपूर्ण जो चैप्टर है वो है शक्ति संतुलन। बैलेंस ऑफ पावर। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बैलेंस ऑफ पावर एक महत्वपूर्ण अवधारणा है और ये काफी पॉपुलर भी है और ये आप लोगों के लिए जो बीए फाइनल के विद्यार्थी हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट भी है। शक्ति संतुलन है क्या? शक्ति संतुलन वास्तविक रूप में देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक अवधारणा है और इस अवधारणा का जो मतलब है कि जो विभिन्न राष्ट्र हैं उनके बीच में स्थूल संतुलन, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विभिन्न राष्ट्र हैं, राष्ट्रीय राज्य हैं और इनके बीच में एक स्थूल संतुलन बनाना। और ये स्थूल जो संतुलन है वो है क्या? ये है कि दो जो राज्य हैं उनकी शक्तियां एक समान हो, लगभग समान रहे, लगभग समान, ताकि ये जो शक्ति है वो एक जैसी या बराबर होगी। और बराबर जब शक्तियां होगी तो इनके बीच में संघर्ष की स्थिति नहीं बनेगी, युद्ध, लड़ाई, क्योंकि जो बैलेंस तभी बनेगा कि दूसरा देश कितना शक्तिशाली है, दूसरा देश उसके पास कितनी ताकत है, तो उसके कारण एक देश उससे लड़ाई नहीं कर पाएगा। इसके संदर्भ में कुछ परिभाषाएं हैं, वो मैं आप लोगों को इसमें बता देता हूं। एक तो स्लीचर की परिभाषा है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक विद्वान है स्लीचर, इसने शक्ति संतुलन पर परिभाषा दी है। शक्ति संतुलन व्यक्तियों तथा समुदायों की सापेक्ष शक्ति को की ओर संकेत करता है। यह सापेक्ष शक्ति यानी तुलनात्मक, इनका एक देश के पास शक्ति कितनी है और दूसरे देश के पास शक्ति क्या है, यह तुलनात्मक जो है वो दृष्टिकोण से हमें बताता है। एक और फेनेलॉन की परिभाषा है और ये फेनेलॉन क्या कह रहा है? शक्ति संतुलन का एक अत्यंत स्पष्ट सिद्धांत है कि अपने पड़ोसी राष्ट्र को इतना शक्तिशाली कभी न होने दो कि वह भय का कारण बन जाए। इसका मतलब यह हुआ
कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये संघर्ष चलता रहता है कि अपने पड़ोसियों को ताकतवर मत बनने दो, और यदि ताकतवर बन गया तो वह आप पर आक्रमण करके और आपको कमजोर कर देगा। ये अवधारणाएं काफी वो है। इसके अलावा कुछ और परिभाषाएं भी हैं, मेरे हिसाब से आपके लिए काफी रहेगी ये परिभाषाएं। अब इसमें जो शक्ति यहां से निकलकर जो ध्वनियां निकल रही हैं वो क्या है कि ये जो शक्ति संतुलन की, इससे एक स्थिति, एक प्रक्रिया और एक नीति और एक सिस्टम के रूप में हमारे सामने आता है शक्ति संतुलन। और इसमें तीन जो स्थितियां बन रही है वो क्या है? एक तो शक्ति संतुलन विशिष्ट स्थिति का द्योतक है। दूसरी बात, शक्ति संतुलन वो विदेश नीति के रूप में है। और तीसरी जो बात है वो है शक्ति संतुलन एक पद्धति। ये जो विभिन्न अर्थ निकल कर आ रहे हैं उसमें ये तीन बातें आ जाती है। ये शक्ति संतुलन जो है वो विशिष्ट स्थिति, यानी एक ऐसी स्थिति जिसमें सभी की शक्तियां समान है, एक स्थिति के रूप में आएगा तो दूसरे देशों के साथ उसकी स्थितियां लगभग बराबरी के आधार पर समान स्थितियों में इसको माना जाएगा। और इसके लिए यदि हम देखें तो ये जैसे आपके शक्ति संतुलन को एक आदर्श स्थिति में देखें तो जो एक तराजू है उसके ये दो पलड़े हैं और ये दो पलड़े बराबर स्थिति में आए तो ये जो है वो आदर्श शक्ति संतुलन की स्थिति होती है, जो वास्तविक रूप में कभी होती नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये आदर्श की स्थिति होती नहीं है कि दोनों ही बराबर हो। आदर्श कहीं ना कहीं शक्ति का पलड़ा एक झुका हुआ होता है, एक किसी एक के पक्ष में बना हुआ रहता है। शक्ति संतुलन विदेश नीति के रूप में कुछ विद्वानों ने इसको कहा है। मॉर्गेंथो जैसा जो विद्वान है वो इसको विदेश नीति के रूप में मानता है। तो चर्चिल जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, वो थॉमस केनेथ, ये इसको विदेश नीति, यानी शक्ति संतुलन क्या है? ये एक देश दूसरे देश के साथ जो संबंध स्थापित करता है विदेश नीति के रूप में, जो उनकी वो, और ये विदेश नीति का निर्धारण इस शक्ति संतुलन के आधार पर ही किया जाता है कि हमें किस देश से क्या फायदा हो सकता है और किस देश के साथ संबंध बनाने से घाटा हो सकता है। तो इन सब स्थितियों को देखकर ही एक देश अपनी विदेश नीति का निर्माण करता है, तो और ये शक्ति संतुलन को जताती है। तीसरी बात, ये शक्ति संतुलन एक पद्धति, एक सिस्टम, इसके रूप में हमारे सामने आते हैं। और इसमें जो है वो मार्टिन वाइट और टेलर जैसे विद्वान हैं, वो ये मानते हैं कि बहुत से राज्य हैं और बहुत से राज्य हैं और इनमें शक्ति संतुलन के द्वारा एक व्यवस्था, एक सिस्टम, ये जो बहुत कई, जो पूरा विश्व है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई देश हैं और अब इन देशों के बीच में एक सिस्टम बनाना है तो शक्ति संतुलन बनाए रखना पड़ेगा, तभी जाकर और ये बैलेंस ऑफ पावर की स्थितियां बनेगी। इस शक्ति संतुलन की कुछ विशेषताएं जो हैं वो है, वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा
बता देता हूं। कई विद्वानों ने इसकी विशेषताओं, शक्ति संतुलन की बात की है, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो विद्वान है पामर एंड परकिंस, इन्होंने इसकी कुछ विशेषताएं जो हमारे सामने रखी है। वो एक तो शक्ति संतुलन का मतलब जो है वो तुल्य भारीता। दूसरी जो बात है वो शक्ति संतुलन ये के लिए सदैव प्रयत्नशील, यानी ये स्थिति बनी रहती है। तीसरी जो बात है ये शक्ति संतुलन यथापूर्व की स्थिति। चौथी जो बात है वो ये है पूर्ण शक्ति संतुलन कठिन। पांचवी जो बात है वो है एक पक्ष दूसरे से भारी। छठी जो बात है वो है लोकतांत्रिक एवं सर्वाधिकारवादी। दोनों ही पद्धतियों में ये हो सकता है। और जो सातवीं बात है, इसके खेल के बड़े खिलाड़ी। ये पामर एंड परकिंस जो है, इन्होंने कुछ इसकी विशेषताओं की जो चर्चा की है, वो ये कहते हैं कि शक्ति संतुलन एक तुल्य भारीता की स्थिति है। तुल्य भारीता का मतलब यहां यही है कि यहां ये जो शक्ति संतुलन है वो एक देश और दूसरे देश के बीच में तुलनात्मक जो है वो रूप में आता है। कौन देश कहां शक्तिशाली है या कमजोर है, उसकी एक कंपैरिजन जो होता है वो यहां होता है। दूसरा है सदैव प्रयत्नशील है, यानी ये नहीं है कि एक बार शक्ति संतुलन बन गया तो वो हमेशा वैसा रहेगा, ये बदलेगा। सदैव की स्थितियां नहीं है, ये अस्थिर होता है और बदल भी सकता है, और ये स्थितियां किसी दूसरे के फेवर में भी जा सकती है। इसमें यथापूर्व की स्थिति, शक्ति संतुलन अमूमन जो बनाए जाते हैं या बनाने की कोशिश होती है वो उससे पहले की स्थिति, उसको ज्यों का त्यों बनाना है। जैसे कई वर्ल्ड वार वगैरह हुए तो वहां के ये हुआ कि वर्ल्ड वार से पूर्व की स्थितियां, कौन देश किसके पास कौन कौन से राज्य या क्षेत्र थे, उसको बनाए रखने की बात है। और फिर एक और शक्ति संतुलन पूर्ण रूप से वो बनाया जाना कठिन है। आदर्श की स्थितियां जो मैंने कहा भी था, जो एक विशिष्ट स्थिति का द्योतक, वो आदर्श शक्ति संतुलन वो हो ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं शक्तियां किसी न किसी के पक्ष में झुकी भी होगी। पांचवी बात यही, इसी को आगे करते हुए पामर और परकिंस ने जो कहा है वो यही है कि जो राजनीति और इतिहास में देखें तो एक सब्जेक्टिव है और एक व्यक्तिनिष्ठ, जो जैसे राजनीति में है वो जो स्थितियां हैं वो हमेशा बदलती रहती है। इतिहासकार उसको वस्तुनिष्ठ शब्द उससे देखता है, लेकिन राजनीति विज्ञान जो है वो व्यक्तिनिष्ठ नजर से देखता है कि दोनों में से कौन ज्यादा शक्तिशाली है, और जो इतिहासकार है वो दोनों को बराबर नजरिए से देख रहा है। फिर ये जो लोकतांत्रिक और सर्वाधिकारवादी दोनों ही पद्धतियों में
ये संभव हो सकता है। लोकतंत्र वाले उदारवादी नीति से चलते हैं और सर्वाधिकारवादी हैं वो अपना ज्यादा से ज्यादा, अब इन दोनों के मध्य बैलेंस संभव नहीं है। लोकतंत्र जो उदारवादी होते हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र जो अवधारणा है वो उदारवाद से है, और ये जो सर्वाधिकारवादी है वो अधिक से अधिक अपने नियंत्रण में लाना है। तो दोनों ही पद्धतियां जो है वो शक्ति संतुलन से थोड़ा दूर भागती है, लेकिन दोनों ही पद्धतियों में शक्ति संतुलन की गुंजाइश बनी रहती है। फिर शक्ति संतुलन जो खेल है, इसके जो खिलाड़ी है बड़े होते हैं। छोटे जो देश होते हैं वो तो मात्र इसके शिकार बनते हैं। इसको खेला जो जाता है वो बड़े देशों के बीच में। यदि हम इस व्यापक नजरिए से देखें शक्ति संतुलन वाले इस सिद्धांत को, तो जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की स्थितियां क्या है इस विश्व राजनीति में, वर्तमान समय में तो एक ध्रुवीय राजनीति हो गई। उस समय अमेरिका और यूएसएसआर दो बड़े गुट, और दोनों के बीच में वो छोटे छोटे जो देश थे वो एक तरह से हारे हुए थे। इनको कौन कितना कब्जे में लेता है, नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा, ये पैक्ट बनाए गए। दो विचारधाराएं बन गई, साम्यवादी विचारधारा अलग हो गई, आपके पूंजीवाद अलग आ गया। अब पूंजीवादी देश अपने जोड़ रहा है, साम्यवादी देश अपने खिलाड़ी बढ़ा रहा है। तो इसमें ये जो छोटे जो देश है, सिर्फ उनकी जो डोरे हैं वो उन बड़े खिलाड़ियों के हाथों में होती है। तो कुल मिलाकर यदि हम इसको यहीं कंसाइज कर दें तो यही आता है कि शक्ति संतुलन जो है वो आदर्श स्थितियों में तो नहीं रहता, ये शक्ति संतुलन बदलता रहता है। और इसके लिए हमेशा जो विश्व राजनीति में उठापटक वो चलती रहती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को यदि जो पढ़ता है वह इसको आराम से समझ सकता है कि ये शक्ति संतुलन कहाँ है या नहीं है। ये आज के इस टॉपिक को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू।